नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आपका आईएससी लाइव ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हिंदी माध्यम का बैच है जिसमें हमने इस हफ्ते राज्य व्यवस्था 3 दिन चलानी है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और जिसमें हम राज्य व्यवस्था का तीसरा अध्याय कर रहे हैं, संविधान की विशेषताएं। अब तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो है जो हमारे संविधान की सबसे पहली चीज है संघवाद, जिसे हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं। इस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, संघवाद के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है संघवाद की। तो अब तक के लेक्चर में मैं आपसे एक बार पुनः पूछना चाहूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? आई होप मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही होगी। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो मेरे को अब ये बताएं क्लास, मैं अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ पे था संघवाद की विशेषताएं में? सर यहाँ पे थे आप 3 सूचियों का होना। कहाँ पे था सीमा जी? सर 3 सूचियों का होना। केंद्रीय व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, ये हेडिंग हो चुकी थी कंप्लीट। ये कंप्लीट हो चुकी थी, हाँ जी सर। इसके ऊपर डिक्टेशन हो चुका था। ठीक है, तो क्लास संघवाद की सूचियों में, संघवाद के विशेषताओं में, संघवाद के फीचर्स में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जब संघवाद में क्या होता है, जब ताकतों का बंटवारा होता है, मतलब जब ताकतें बटी होती हैं, तो उन ताकतों के पास, उन उन शक्तियों के पास अपनी अपनी कुछ कुछ ताकतें भी होती हैं। उन शक्तियों के पास, उन उन इकाइयों के पास अपनी अपनी कुछ ताकतें होती हैं। तो उन इकाइयों की ताकतों का लिखित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर लिखित नहीं होगा तो मतभेद होंगे, और मतभेद हो गए तो प्रशासन, आपके स्मूथ प्रशासन आपके आराम से नहीं चल सकता। तो इसलिए संघवाद में ये भी एक विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया संघवाद। अभी हम संविधान की विशेषताओं पे नहीं आए हैं, पहला संघवाद है। ओके, पहला संघवाद है, फिर उसके बाद हम संविधान की विशेषताओं पे आएंगे। तो संघवाद की एक और अंतिम विशेषता है कि ताकतें, इकाइयों की ताकतें लिखित रूप में मौजूद रहती हैं। अब इकाइयों की ताकतें लिखित रूप में कैसे मौजूद रहती हैं? सूचियों के द्वारा। सूचियों के द्वारा ये जो इकाइयां हैं उनकी ताकतें लिखित रूप से में सूचियों के द्वारा मौजूद रहती हैं। ओके, तो एक तरीके से जो 3 सूची हैं, जिसे हम इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये वो सूचियां हैं जिसमें केंद्र इकाई, राज्य इकाई, और जहां पे दोनों इकाइयों के पास क्या क्या ताकतें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, किस चीज पे वो कानून बना सकते हैं, ये सब चीज मेंशन है, ये सारी चीज उल्लिखित है। ओके, तो पहले हम ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि किन मायने में भारत का संघवाद एक आदर्श संघवाद से हटके है। फिर विशेषताओं पे हम डिस्कशन करेंगे क्लास। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक संघवाद की विशेषताएं जो ले रहा हूँ ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्लास साथ ही साथ ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से एक बार पुनः पूछ रहा हूँ, कोई अब तक के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत? सारा लेक्चर बिल्कुल स्मूथली समझ में आ रहा है? चलिए क्लास, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, हेडिंग डालिए क्लास। सूचियों का मौजूद होना। 3 सूचियों का मौजूद होना या 3 सूचियों का होना। लिखिए, संघात्मक शासन में केंद्रीय सत्ता और इकाई राज्यों की सत्ता के बीच, संघात्मक शासन में केंद्रीय सत्ता
केंद्रीय सत्ता और इकाई राज्यों की सत्ता के बीच इस बात का समझौता या सहमति होती है इस बात का समझौता या सहमति होती है कि वे किन किन अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेंगे, कि वे किन किन अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे अर्थात किन किन विषयों पर वे कानून बनाएंगे, अर्थात वे किन किन विषयों पर वे कानून बनाएंगे। इसे शक्तियों का विभाजन कहते हैं, इसे शक्तियों का विभाजन कहते हैं, शक्तियों का विभाजन कहते हैं। शक्तियों का विभाजन कहते हैं। विराम संविधान में ही उन विषयों का वर्णन कर दिया, भारतीय संविधान में ही उन विषयों का वर्णन कर दिया गया है, भारतीय संविधान में ही उन विषयों का वर्णन कर दिया गया है विषयों का वर्णन कर दिया गया है जिन पर केंद्र व इकाई राज्य कानून बना सकते हैं, जिन पर केंद्र व इकाई राज्य कानून बना सकते हैं, केंद्र व इकाई राज्य कानून बना सकते हैं। और क्लास यहां समझिए, यही रीजन है भारतीय संविधान का, एक भारतीय संविधान की जो साइज है, भारतीय संविधान का जो रूप है वो विशाल होना। कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। तो क्योंकि हमारे क्या हर छोटी छोटी बात का उल्लेख संविधान में दे रखा है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470। 395। आखिरी अनुच्छेद देखेंगे 395। उसके बाकी जो अनुच्छेद हैं वो बीच के अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़े गए हैं। ओके, भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद है। लास्ट अनुच्छेद देखेंगे 395। बीच में जितने जोड़े गए हैं ए बी सी डी, वो सब संविधान के संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, तो टोटल अनुच्छेद 395 है। ठीक है, तो आपके भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए अब आप कहोगे कि सर किताब में तो मैंने पढ़ा था कि 470 है या 450 है या 465 है। तो सर उन्होंने एबीसी सबको मिला लिया है। आखिरी अनुच्छेद बताइएगा, कोई भी बेयर एक्ट ले लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था पीएन बख्शी लेने के लिए, तो पीएन बख्शी का आखिरी आर्टिकल खोलिएगा, 395 ही आर्टिकल होगा। 395 का 396 नहीं है। तो टोटल अनुच्छेद कितने हुए? 395। उसके बीच में संशोधन के द्वारा कई एबीसी जोड़े गए। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा जो मैंने बोला है। ओके, वही है बुकिश नॉलेज एक हद तक ही सही रहती है,
पर बुकिश नॉलेज को आप प्रैक्टिकल रूप में लाएंगे, क्योंकि बिकॉज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सर अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाए? नहीं सर, वो ऑप्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि अनुच्छेद समय समय पे बदलते रहते हैं, इसलिए 395 आर्टिकल ही कहा जाता है। क्योंकि संसद सत्र चला, संविधान संशोधन हुआ, एक और अनुच्छेद डाल दिया, फिर ये होगा कि आपने किस किताब से लिया था, हमने तो वो किताब ने शामिल नहीं किया था। तो सबसे बेस्ट है, इसीलिए कहा जाता है कितने अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल। पर आपको साथ में ये कहना पड़ेगा, इसमें वो बीच के में कई चीजें जोड़ी गई हैं। ऑप्शन में 395 आएगा, कभी ये नहीं पूछेगा लेटेस्ट कितने अनुच्छेद है। इन जनरल ऐसा कुछ प्रश्न नहीं बनता है, तो कभी आपसे पूछा जाए सीधे बोलिए 395। और मैं कोई, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है क्लास, आप कोई भी बेयर एक्ट उठाएंगे, आखिरी अनुच्छेद देखेंगे 395। और अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद, 7 है। तो आप देख सकते हैं भारत की संविधान की विशालता 395, 7। अमेरिकी संविधान में सिर्फ 7 है। क्यों? क्योंकि वहां पे बाकी सारे अनुच्छेद या तो जुडिशरी को दे रखे हैं कि आप इंटरप्रेट कर दीजिएगा, या वो आपके संसद को दे रखे कि बनाते जाइए और कानून लगाते जाइए। हमारे के यहाँ क्योंकि नया देश जन्म लिया था 1947 में। ओके, दूसरी बात, रीजन क्या है? एक तो भिन्नता बहुत ज्यादा है भारत में, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, भिन्नता बहुत ज्यादा है, भाषा की, धर्म की, जाति की बहुत जबरदस्त भिन्नता है, क्षेत्र की। फिर उस समय लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, आपकी साक्षरता रेट भी कम था। तो आगे चल करके कोई डाउट ना रहे, कोई एक तरीके से आपके किसी चीज में विवाद ना हो, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक छोटी छोटी चीजें दे रखी है, जो बाकी संविधानों ने इसे सरकार या कार्यपालिका या विधायिका के ऊपर छोड़ रखा था, और हमारे क्या संविधान ने वो भी चीज दे रखी है। तो इसलिए 3 सूचियों का उल्लिखित होना भी भारतीय संविधान में इसकी लेंथ को, इसके वॉल्यूम को, इसकी मोटाई को बढ़ाता है। समझ में आ गया गाइस? ओके, लिखे क्लास। और मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि क्लास आप लोग हो सकता है कंफ्यूज करें चैप्टर के नाम से कि सर संविधान की विशेषता, ये संविधान की विशेषता का चैप्टर है, पर पहला टॉपिक है फेडरलिज्म। तो इस पहले टॉपिक का पहला जो वो है वो फेडरलिज्म पढ़ा रहा हूं, इसे अभी संविधान की विशेषताओं पे मत लीजिएगा। ठीक है, लिखे क्लास। भारत के संविधान में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, भारत के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि संघ और राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। संघ और राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से ही संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से ही संबंधित है। शक्तियों के विभाजन से ही संबंधित है। ध्यान रखिए, 8वीं अनुसूची, इस अनुसूची में शक्तियों का जिस प्रकार वितरण किया गया है, इस अनुसूची में शक्तियों का जिस प्रकार वितरण किया गया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सीमा जी बोलिए। सर ये वाली लाइन थोड़ी सी छूट चुकी थी कि संघ और राज्य, इसके कुछ आगे का छूट चुका था मेरा। भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, संघ और राज्य किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे, किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। विराम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से ही संबंधित है।
शक्तियों के विभाजन से ही संबंधित है। इस अनुसूची में शक्तियों का जिस प्रकार वितरण किया गया है, इस अनुसूची में शक्तियों का जिस प्रकार वितरण किया गया है वह कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। वह कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा गाइस। वह कनाडा के संविधान से मिलता जुलता है। विराम। वस्तुतः हमारी संघात्मक व्यवस्था वस्तुतः हमारी संघात्मक व्यवस्था वस्तुतः हमारी संघात्मक व्यवस्था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से प्रेरित है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से प्रेरित है। नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से प्रेरित है। विराम। संविधान में संघ राज्य समवर्ती संविधान में संघ राज्य समवर्ती समवर्ती शक्तियों के अंतर्गत संघीय व्यवस्था से संबद्ध सभी विषयों का वर्गीकरण किया गया है। संघीय व्यवस्था से संबद्ध संघीय व्यवस्था से संबद्ध सभी विषयों का वर्गीकरण किया गया है। विराम। लिखिए। संघ सूची भारत के संविधान की संघ सूची भारत के संविधान की सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है। 7वीं विषयों में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है।
जिसमें दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय आते हैं। परंतु वर्तमान में 100 विषय आते हैं। विराम। इन 100 विषयों पर कानून निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। इन 100 विषयों पर कानून निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। और संसद कानून निर्मात्री संस्था की भूमिका निभाएगी। और संसद कानून निर्मात्री संस्था की भूमिका निभाएगी। कानून निर्मात्री संस्था की भूमिका निभाएगी। विराम। मुद्रा, बैंकिंग, विदेश, जहाजरानी, मुद्रा कॉमा बैंकिंग कॉमा विदेश कॉमा जहाजरानी कॉमा उड्डयन, मुद्रा, बैंकिंग, विदेश कॉमा जहाजरानी, उड्डयन, प्रतिरक्षा, रेलवे, प्रतिरक्षा, रेलवे, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, दूरसंचार, आयकर तथा विदेशी ऋण, आयकर तथा विदेशी ऋण आदि इस विषय के अंतर्गत आते हैं। आदि इस विषय के अंतर्गत आते हैं। इस विषय के अंतर्गत आते हैं जिनके लिए संघ राज्य का वास्तव में अस्तित्व होता है। जिनके लिए संघ राज्य का वास्तव में अस्तित्व होता है। संघ राज्य का वास्तव में अस्तित्व होता है और जो संप्रभुता से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। और जो संप्रभुता से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं। संप्रभुता से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं।
विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक इसी तरह राज्य सूची में शामिल, राज्य सूची में शामिल 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 कुल 59 विषय हैं, 59, कुल 59 विषय हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए 101 संविधान संशोधन के बाद, 101 संविधान संशोधन के बाद। हालांकि संविधान के लागू होते समय, संविधान के लागू होते समय इस सूची में कुल 66 विषय थे। सूची में कुल 66 विषय थे। ध्यान रखिए, ये सब चीजें याद रखिएगा। यस, हाँ बोलिए। रिपीट कर दीजिए। हालांकि रिपीट कहां से करूं पूजा? सर ये 101 संविधान संशोधन के बाद। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो 59 जो वो हैं आइटम्स, इंग्लिश में इसे एंट्रिया आइटम्स कहते हैं, ठीक है, हिंदी में विषय कहते हैं। तो ये 59 आइटम्स जो हुए हैं वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुए हैं, ठीक है। लिखे इसमें आज 59 विषय हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए 101 संविधान संशोधन के बाद। संविधान, हालांकि संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 66 विषय थे, मतलब कम हो गए हैं। हालांकि संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 66 विषय थे, 66। विराम। राज्य सूची में वे विषय आते हैं, राज्य सूची में वे विषय आते हैं विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, जिनमें राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। विराम। अर्थात कानून निर्माण का अधिकार प्रत्येक इकाई राज्य के विधानमंडल को होगा। कानून निर्माण का अधिकार प्रत्येक इकाई राज्य के विधानमंडल को होगा। विधानमंडल को होगा। जहां एक सदन है वहां विधानसभा को है। जहां एक सदन है, मतलब जहां ऐसे लिख लीजिए, जिस राज्य में एक सदन है वहां केवल विधानसभा को। रिपीट कर दीजिए। प्रत्येक राज्य के, आई एम रिपीटिंग, कानून निर्माण का अधिकार प्रत्येक इकाई राज्य के विधानमंडल को होगा। कानून निर्माण का अधिकार प्रत्येक इकाई राज्य के विधानमंडल को होगा। ब्रैकेट में लिखिए, जिन राज्यों में एक सदन है
वहां विधानसभा को, जिन राज्यों में केवल एक सदन है वहां विधानसभा को, और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों को अधिकार होगा, विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों को अधिकार होगा। को अधिकार होगा, विराम। नेक्स्ट, लिखिए, राज्य सूची में निम्न विषय सम्मिलित होते हैं, जैसे राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, जैसे राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, कृषि, सड़क, बांट एवं नाप, सर कृषि के बाद कृषि, सिंचाई, बांट एवं नाप, इत्यादि। इत्यादि। लिखिए, समवर्ती सूची। नेक्स्ट लाइन, समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं, समवर्ती सूची में समवर्ती सूची ऐसे लिख लीजिए, समवर्ती सूची तीसरी सूची है, तीसरी सूची है जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। समवर्ती सूची तीसरी सूची है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। विराम। इस सूची में संविधान लागू होने के समय, इस सूची में संविधान लागू होने के समय लागू होने के समय कुल कुल 47 विषय थे, कुल 47 विषय थे। हालांकि आज इसमें 52 विषय हैं, हालांकि आज इसमें 52 विषय हैं।
52 विषय है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं, समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और इकाई राज्य दोनों को ही, जिन पर केंद्र और इकाई राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार है। जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार है। इन विषयों का महत्व स्थानीय और संघीय दोनों दृष्टियों से है। इन विषयों का महत्व स्थानीय और संघीय दोनों दृष्टियों से है। दोनों दृष्टियों से है। विराम। समवर्ती सूची का विचार, समवर्ती सूची का विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया? हाँ जी, समवर्ती सूची का विचार हमने कहां से लिया? सर कनाडा? नो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी के लेवल वाला, पीसीएस शायद पूछ सकता है इसे थोड़ा आसान करके। ध्यान रखिएगा, पीसीएस थोड़े आसान से टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ओके, पर यूपीएससी तो आप जानते हो यूपीएससी है। हमने बताया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 थे और आज के कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में 52 है। तो वो 5 विषय कौन कौन से डाले गए थे? कठिन क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। और किन किन संशोधनों से डाले गए? वो 5 विषय कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा, ये 5 विषय आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा डाले गए। एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा क्लास, मुझे थोड़ा डाउट था, ओके। मैंने ऊपर जो राज्य सूची में बांट और माप लिखा था, इसे हटा दीजिए। एक समवर्ती सूची में बांट और माप, वेट एंड मेजर्स, पहले ये राज्य सूची में था, ये पहले राज्य सूची में था बांट और माप, अब ये समवर्ती सूची में। 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए थे। किसके संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये डाले गए थे। ये क्या थे? 1 फॉरेस्ट, देन आपके दूसरा एजुकेशन, शिक्षा। पहले शिक्षा राज्य का विषय था, अब शिक्षा समवर्ती सूची में है। तीसरा बांट और माप, वेट एंड मेजर्स।
चौथा, जंगली जानवरों और पक्षियों का जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा। और न्यायिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। ध्यान रखिए कि ये 5 जो विषय थे ये पहले राज्य सूची में थे। इसे किस संशोधन के द्वारा, यही सब क्लास एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। लिख लीजिए, उपरोक्त 5 विषय पहले राज्य सूची के विषय थे। उपरोक्त 5 विषय पहले राज्य सूची के विषय थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 76 द्वारा इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्लियर है गाइस? तीसरी आती है अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची क्या है? इंग्लिश में अवशिष्ट सूची को कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। ओके, तीनों सूचियों में जो विषय नहीं शामिल हैं वो रेसिडुअरी लिस्ट में शामिल होते हैं। एक आदर्श संघ में रेसिडुअरी लिस्ट हमेशा राज्यों के पास होती है, पर भारत इसका अपवाद है। यहां अवशिष्ट सूची केंद्र के पास है। अब यहां वो एक आदर्श संघ से थोड़ा हटता है। ओके ओके क्लास, चलिए वेलकम बैक। नेक्स्ट अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची में क्या शामिल है कि जो दोनों सूचियों में विषय नहीं हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में विषय नहीं है, वो अवशिष्ट सूची में है। अवशिष्ट सूची भारतीय संविधान के अनुसार किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का अधिकार है। बल्कि बाकियों जो आदर्श संघवाद जिन्हें हम कहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें अवशिष्ट सूची राज्यों के पास होती है। ये भारतीय संघ का अपना अनोखा रूप है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल फीचर है। ओके, लिखे क्लास। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत वे विषय आते हैं, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और इकाई राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार है। सॉरी जिनका उपरोक्त वर्णित केंद्र या संघ राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय के अंतर्गत केंद्र या संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय के अंतर्गत, केंद्र या संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय के अंतर्गत, केंद्र या संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय के अंतर्गत, केंद्र या संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय के अंतर्गत, केंद्र या संघ,
और समवर्ती सूचियों के अंतर्गत कोई वर्णन या उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन या उल्लेख नहीं है। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, ये उतना कठिन नहीं है। भारत में अवशिष्ट सूचियों का सबसे पहले वर्णन किस कानून के द्वारा किया गया था? भारतीय संवैधानिक इतिहास में अवशिष्ट सूची का वर्णन सबसे पहले किस कानून के द्वारा किया गया था? इजी सा क्वेश्चन है गाइस, टफ नहीं है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ये क्लास भारत में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट सूचियों का वर्णन है, जो कि किसके पास होती थी? गवर्नर, राज्य के गवर्नर, यस सर, जो कि वायसरॉय के पास होती थी। होमवर्क नहीं सही से किया। देखिए गाइस, जो कि उस समय वायसरॉय के पास होती थी, जो कि उस समय वायसरॉय के पास होती थी। विराम। अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार, अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार कानून निर्माण का अधिकार संघ की संसद को संविधान ने संघ की संसद को संविधान ने अनुच्छेद 248 248 अनुच्छेद 248 248 48 के अंतर्गत दिया है, अवशिष्ट विषयों पर कानून
अवशिष्ट विषय पर कानून संघ सूची के अंतर्गत माने जाएंगे। विषय पर कानून संघ सूची के अंतर्गत माने जाएंगे। सूची के अंतर्गत माने जाएंगे। विराम। कनाडा के अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी हैं। सर रिपीट कर दीजिए। कनाडा के अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी हैं, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघवाद देशों में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून का निर्माण का अधिकार राज्यों को है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को है। कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को है। विराम। क्लियर है? तो ये तो था क्लास संघवाद के लक्षण। तो संघवाद के लक्षण के कितने पॉइंट हैं? 7 पॉइंट है। सबसे पहला, शक्तियों का विभाजन, 2 शक्तियों के केंद्र होना, जिसमें हमने आपको बताया भारत में 3 शक्तियों के केंद्र हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, 3 शक्तियों के केंद्र हैं। दूसरा था लिखित संविधान। तीसरा था संविधान की कठोरता। चौथा था आपके सुप्रीम कोर्ट का एक सर्वोच्च न्यायालय का होना जो कि मतभेदों को दूर कर सके। छठा था आपके 5वां था आपके संविधान में 2 सदन का मौजूद होना, जिसके तहत आपके लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें राज्यसभा प्रतिनिधित्व कर रही है। छठा था संविधान की सर्वोच्चता। भारत में एक ही चीज सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च है। और 7वां था आपके
दो तीन अनुसूचियों का होना, जिसके तहत ताकतों का, शक्तियों का विभाजन है, हर की शक्तियों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपने एरिया डिफाइंड है, वेल डिफाइंड एरियाज है। क्लियर है गाइस? अब कुछ मामलों में भारतीय संविधान इस संघवाद से हटता है। तो हरिशंकर जी आप बताएं, किन मामलों में संविधान इस संघवाद से हटता है? किन मामलों में हमारा संविधान आदर्श संघवाद से हटता है? कोई बताएगा? अरे भाई, सर स्ट्रॉन्ग सेंटर है एक तो, पावर मोस्टली स्ट्रॉन्ग सेंटर सेंटर पे है, होती हाँ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और फिर जैसे यूएस में डबल सिटीजनशिप है, इंडिया में हाँ, सिंगल सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप है, ओके। और सर जुडिशरी भी यहाँ प्रोमिनेंट जो है एक ही है, मतलब सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है ज्यादातर। इसको दूसरी तरह से कहेंगे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां अमेरिका या जो उधर जगह दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, राज्य के अलग होते हैं, केंद्र का अलग होता है। यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और सर जैसे ये आईएएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, अमेरिका में स्टेट वाइज होते हैं, यहाँ यहाँ स्टेट वाइज भी होते हैं। और सर मोस्टली जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं। इसको आप दूसरी तरह से कहेंगे कि जो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उस पे उसके ऊपर पूर्णता नियंत्रण केंद्र का है। ऑल इंडिया, अखिल भारतीय सेवा पे पूर्णता नियंत्रण केंद्र का है। और सर एक गवर्नर का अपॉइंटमेंट गवर्नर का प्रेसिडेंट करता अपॉइंटमेंट केंद्र ही करता है। गवर्नर है। का यस सर। अपॉइंटमेंट केंद्र ही करता है। और वो गवर्नर केंद्र के इशारों पे ही, मतलब एक तरह की केंद्र को ही रिपोर्ट हो सकता है। और गवर्नर का पद कई मामलों में कई बार देखा गया कि बहुत विवादास्पद हो चुका है। तो इन मामलों में केंद्र, और ये संघवाद से हटता है मामला। ओके, लिख लीजिए क्लास। नेक्स्ट पैराग्राफ। उपरोक्त 7 लक्षण भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को संविधान को एक संघीय ढांचा प्रदान करते हैं, एक संघीय ढांचा प्रदान करते हैं परंतु परंतु कुछ लक्षण भारतीय संविधान में ऐसे भी हैं परंतु कुछ लक्षण भारतीय संविधान में ऐसे भी हैं संविधान में ऐसे भी हैं जो जो भारतीय संविधान को जो भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण संघात्मक व्यवस्था वाला देश नहीं होने देते। पूर्ण रूपेण संघात्मक व्यवस्था वाला देश नहीं होने देते। पूर्ण रूपेण संघात्मक व्यवस्था वाला देश नहीं होने देते। विराम। ऐसे प्रावधान हमारे देश को ऐसे प्रावधान
हमारे देश को देश को एकात्मक स्वरूप की ओर ले जाते हैं, एकात्मक स्वरूप की ओर ले जाते हैं। ये प्रावधान, ये ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था को, जिनके आधार पर हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था को एकात्मक प्रावधानों से युक्त कह सकते हैं, जिनके आधार पर हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था को एकात्मक प्रावधानों से युक्त कह सकते हैं। सर लास्ट वाली लाइन क्या थी? भारत की संवैधानिक व्यवस्था को एकात्मक, यूनिटरी, एकात्मक प्रावधानों से युक्त कह सकते हैं। प्रावधानों से युक्त कह सकते हैं। नंबर 1, राज्य के लिए कोई अलग संविधान ना होना, राज्यों के लिए कोई अलग संविधान ना होना। विश्व के अधिकांश संघात्मक देशों में, विश्व के अधिकांश संघात्मक देशों में, विश्व के अधिकांश संघात्मक देशों में दो संविधान होते हैं, दो संविधान होते हैं। एक संविधान जो कि केंद्र, एक संविधान जो कि केंद्र के लिए बनाया जाता है, और दूसरा संविधान जो कि राज्य इकाइयों के लिए होता है, जो कि राज्य इकाइयों के लिए होता है। जो कि राज्य इकाइयों के लिए होता है। के लिए होता है। अमेरिका में केंद्रीय संघ का अलग संविधान है और प्रत्येक राज्यों का अलग संविधान। अमेरिका में केंद्रीय संघ का अलग संविधान है और केंद्रीय राज्य का अलग संविधान। परंतु भारत में केंद्र और राज्य का, परंतु भारत में केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। विराम।
नेक्स्ट, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता संघात्मक शासन में नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक शासन में नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। पास दोहरी नागरिकता होती है। तो होती है, जैसे अमेरिका में है, किंतु भारत में नागरिक केवल एक ही नागरिकता रखते हैं। किंतु भारत में नागरिक केवल एक ही नागरिकता रखते हैं। नागरिक केवल एक ही नागरिकता रखते हैं। यहां प्रत्येक नागरिक भारत संघ की नागरिकता रखता है, राज्य की नहीं। यहां प्रत्येक नागरिक भारत संघ की नागरिकता रखता है, भारत संघ की नागरिकता रखता है। संघ की नागरिकता रखता है, राज्यों की नहीं। लिखिए नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। भारतीय संविधान में केंद्र व इकाई राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच, राज्य इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। विभाजन पाया जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर दूसरी ही तस्वीर उभर के आती है। ध्यान से देखने पर दूसरी तस्वीर उभर के आती है। केंद्र 98 विषय पर कानून का निर्माण करता है और वे सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। केंद्र 98 विषय पर कानून का निर्माण करता है और वे सभी महत्वपूर्ण विषय हैं। महत्वपूर्ण विषय हैं। सभी प्रमुख कर ब्रैकेट में लिख लीजिए केंद्रीय उत्पाद कर तथा आयकर इत्यादि। ब्रैकेट में लिखिए केंद्रीय उत्पाद कर
तथा आयकर इत्यादि, जो कि आय के प्रमुख स्रोत हैं, वे सब केंद्र के अधीन आते हैं। जो कि आय के प्रमुख स्रोत हैं, वे सब केंद्र के अधीन आते हैं। वो सब केंद्र के अधीन आते हैं। विराम। राज्यों के पास केवल 59 विषय हैं। राज्यों के पास केवल 59 विषय हैं और इन विषयों का प्रबंधन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। इन विषयों का प्रबंधन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। विराम। लाभकारी विषयों का राज्य के पास केवल 59 विषय हैं, 59 विषय हैं और इन विषयों का प्रबंधन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। क्लियर है? ओके। अब मेरे को क्लास ये बताएं, प्रश्न का मेरे को उत्तर दीजिए। केंद्र मतलब सेंटर कब कब राज्य सूची में कानून बना सकता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वो कौन सी ऐसी दशाएं होंगी जब केंद्र राज्य सूची में कानून बना सकता है? बताइए हरिशंकर जी। सर आपातकालीन स्थिति। चलिए, एक हो गया आपातकाल। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य का आपातकाल? सर राज्य का। राज्य का आपातकाल। ओके। जी। सर राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल भी है। चलिए, 2 हो गए। सर या फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जब भारतीय मानचित्र पर लागू करने की बात है। 3 तीसरा हो गया। 3 हो गया। और सर जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता तो राज्य का आपातकाल हो ही गया। राज्य का आपातकाल आपने 3 बोले। मैं कह रहा हूं 2 और है। 2 और है, ध्यान रखिएगा। टोटल 5 उसमें कानून बना सकता। पहला,
नेशनल इमरजेंसी में एक तरीके से केंद्र के पास सारी ताकतें आ जाती हैं, वो कुछ भी, राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती, पर हर चीज केंद्र अधिकार रखता कानून बनाने का, ठीक है। दूसरा, राष्ट्र का, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब भी केंद्र राज्य की सूची में कानून बना सकता है, उस प्रदेश के राज्य की सूची में कानून बना सकता है। तीसरा, जब कोई अंतरराष्ट्रीय संधि पे कानून बनाना हो तो राज्य की सूची में भले ही वो आता हो पर केंद्रीय का ही चलेगा। चौथा, अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत 249 के तहत 2/3 बहुमत से ये पास करे कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए केंद्र ही कानून बनाए, तो केंद्र कानून बना लेगा, पर कितने के लिए? 1 साल के लिए। पांचवा, 2 या 2 से ज्यादा राज्य अगर उनकी विधानसभा ये पारित करके दें कि ये विषय पे हम कानून बनने के अधिकार से बेटर ये है केंद्र कानून बनाए, तो ऐसा विषय फिर केंद्र ही कानून बनाएगा और वो लागू हो जाएगा सारे राज्यों पे, उन 2 राज्यों पे नहीं, सारे राज्यों पे लागू हो जाएगा। तो 5 हैं ऐसे चीजें जहां पे केंद्र राज्य की सूची में हस्तक्षेप कर सकता है। समझ में आया क्लास? ओके, तो यहाँ पे रोक रहा हूं। हाँ बोलिए प्रियंका, कोई डाउट? समझ आ गया। समझ में आ गया ना? तो क्लियर, यहाँ